तो पर्यटन की दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी आधारभूत विकास की कितनी ज़रूरत लगती है, अभी कितना और डेवलप होना बाकी है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे पैनल डिस्कशन के माध्यम से। और पैनल डिस्कशन करें उससे पहले सम्मानीय मंच से अनुरोध है, कृपया सर आप सभी लोग अपना स्थान मंच से नीचे ग्रहण कीजिए, क्योंकि यहाँ पैनल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से आप पधारिएगा। मनीष सर, कृपया अनुरोध है सभी गेस्ट को, विशेष स्थान सभी के लिए है, आप सभी लोग सर कृपया वहाँ पधारें, वहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिरोही हो, आबू रोड हो, माउंट आबू हो, यहाँ पर कैसे पर्यटन को और डेवलप किया जा सकता है, या यहाँ पर जो लोग, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनके लिए या उनकी ज़रूरतें क्या हैं। आज हमारे तमाम मंत्री महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार कहीं एक तरह से यहीं पर है, तो आज उनके सामने चर्चा हो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अब पैनल डिस्कशन के लिए हमारे पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। पहले पैनलिस्ट रमेश पाटीदार जी, होटल व्यवसायी, सर कृपया पैनल डिस्कशन के लिए पधारें। रमेश पाटीदार जी कृपया सर पैनल डिस्कशन के लिए सेकंड सीट से सर आप पधारिए, और जोरदार तालियां। देखिए ये तालियों की गूंज थोड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार आपसे इसलिए अनुरोध कर रही हूँ क्योंकि ये गूंज जो है वो दूर तलक जाएगी, और ये आज आप सभी के लिए कार्यक्रम है। सेकंड सीट सर, सेकंड सीट से स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, समाज सेवी आप हैं, बाल श्रम। वीरेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां। सर आप भी कृपया पधारें मंच पर। उषा अश्विन सोलंकी, समाज सेविका आप हैं, नारी सशक्तिकरण। उषा अश्विन सोलंकी, समाज सेवी, कृपया मैम आप भी पधारें और नारी सशक्तिकरण के लिए आप किस तरह से कार्य कर रही हैं आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और जोरदार तालियां मैम के लिए। अगला नाम है गीता अग्रवाल, मैम थर्ड सीट। थैंक यू मैम। गीता अग्रवाल समाज सेवी है, माउंट के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में आप लगातार कार्य कर रही हैं। गीता मैम फोर्थ सीट प्लीज आप लीजिए। और अब पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रमेश जी सवाल आपसे ही। सर माइक ऑन है, आप प्लीज माइक ले लीजिए। हम अगर होटल व्यवसाय की बात, माइक ऑन है सर, होटल व्यवसाय की बात करें, ये वो जगह है जो पर्यटन नगरी है, यहाँ सबसे ज़्यादा होटल व्यवसाय राजस्थान के लिहाज से देखूँ तो अच्छा चलता है। अब आपको यहाँ पे क्या और डेवलपमेंट नज़र आता है, या सरकार को होटल व्यवसायियों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? वैसे सिरोही ज़िले में स्पेशली आबू रोड और माउंट आबू के लिए कहूँगा मैं, पर्यटन की दृष्टि से लोगों के लिए ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है, ये सिटी जो स्पेशली आबू रोड और माउंट आबू है। यहाँ पर वैसे राजस्थान सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, अभी जैसे रिप्स का चल रहा है, जिसके अंदर राजस्थान सरकार इसमें सहयोग करती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह भी माफ़ है, और कई सारी जीएसटी एसजीएसटी के अंदर भी रिबेट है इसके अंदर। यूँ तो सरकार की तरफ से तो पूरा सहयोग है। मैं तो सभी लोगों से यही मैं निवेदन करता हूँ, जो बाहर से जो भी है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर स्पेशली सिरोही ज़िले जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर हैं, और यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यही मैं आग्रह करता हूँ मैं। थैंक यू जी। वीरेंद्र जी समाज सेवी आप हैं, बाल श्रम के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर वो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये बाल श्रम के लिए आप कार्य कर रहे हैं। माइक ऑन है सर, माइक ऑन है, आप बोलिए। सिरोही जिला पिछड़े जिले में आता है और केंद्र सरकार ने इसको आकांक्षी जिले में ले रखा है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ इस जिले की रही है, अधिकांश वनवासी क्षेत्र है, और यहाँ वनवासी क्षेत्र होने के कारण से बाल श्रम जो होता है, क्योंकि कम में बच्चे मिल जाते हैं, और अधिकांश होटल व्यवसाय में उनका उपयोग किया जाता है, बाहर गुजरात में भी उनको लेके जाता है। तो उस बाल श्रम की जो व्यवस्था है, उस बाल श्रम में अधिकांश बच्चे जो है शिक्षा के अभाव में है, इसलिए सरकार ने भी प्रयत्न कर रहे हैं, बाल कल्याण समितियों के माध्यम से भी इसकी रोकथाम के लिए प्रयास होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवेयरनेस की अभी भी कमी है, और उस अवेयरनेस के कारण से ही
प्रयास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या है। और अधिकांश जिले में अधिकांश सबसे बड़ी समस्या में बाल श्रम भी है। और वनवासी क्षेत्र जो है, इस सब्जेक्ट से के भी मैं एक अलग आपसे बताना चाहता हूँ, एक समस्या इसके साथ में भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पत्थर गढ़ाई का काम ज़्यादा होता है। तो सिलिकोसिस जो बीमारी है, सिलिकोसिस के वजह से कई गांव, लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा प्रभाव है, और उस कारण से उनके पेरेंट्स उस पत्थर के गढ़े के काम से काल कल्पित हो गए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में और कोई विकल्प नहीं रहता, उसके कारण से वो बाल श्रम की तरफ परिवार उनको भेजता है, और उस कारण से उसका जो बचपन जो होता है, उस बचपन का दुरुपयोग उस बाल श्रम के रूप में लिया जाता है। उसके लिए सरकार, हमारी राजस्थान की सरकार बहुत प्रयासरत है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है, उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस और काम करने की ज़रूरत है, उसका जिक्र करेंगे सर। और आपने उद्योग का जिक्र किया, ग्रेनाइट और शायद संगमरमर उद्योग जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप है। जी इसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले उषा जी, आप समाज सेवी के तौर पर किस तरह से कार्य कर रही हैं? नारी सशक्तिकरण के लिए आप खास तौर पे कार्य कर रही हैं। जी हाँ, नारियों का जो महत्व है वो तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, और आप खुद एक इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही है आपकी जगह। आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि नारियों को आगे लाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा जो ये एक विज़न है कि जो राजस्थान की जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको साथ में लाकर काम करना, एक अच्छा संगठन बनाना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, और उन्हें कुछ ऐसा काम देना जिसके लिए शायद बहुत ज़्यादा शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी जो तबका है जो यहाँ का वो अभी भी पिछड़े वर्ग का है, तो उनको हम कैसे साथ ला सकते हैं, कैसे एक अच्छा संगठन बना सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बना सकते हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। वही मेरा एक विज़न है जो आगे ले जाना चाहते हैं हम। अब इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, आप इसे कब से करें, इससे मैं आप नेक्स्ट टाइम पूछती हूँ। लेकिन उससे पहले गीता अग्रवाल जी, मैम माइक है मैम आपका वहीं पर, आप भी समाज सेवी हैं। माउंट जी मैम, माउंट के विकास और पर्यटन क्षेत्र के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पहले बताएं। सभी कार्यों के बीच में वर्तमान में मैं एक ही कहना चाहूँगी, हमारा, मेरा, सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जो मोदी जी का सपना है, मोदी जी का मिशन है, स्वच्छता अपनाओ, गायों को बचाओ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका और प्रशासन मिलकर के अगर इसको कानून बना करके लागू करती है तो हमारा शहर भी स्वच्छ रहेगा और हमारी गायें भी बचेगी। अभी माउंट आबू में जो सफाई अभियान चल रहा है, तो हमारी एसडीएम मैडम, कमिश्नर सर, तरुण जी मिलकर के बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो ये सभी शहरों में स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो गायें हैं वो सेफ़ और वो नहीं है। तो इसके लिए जो गायें, जो जब बर्थ होता है, जब जन्म से मान लो ब्लाइंड है, तो वो पीड़ित है, लेकिन वो किसी का कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये गायों को नहीं बचाया जाए, यानी गायों के कारण हमारी बच्चों को भी जो दूध मिलता है वो भी प्योर नहीं है, और शहर की स्वच्छता के कारण जो गायें परेशान होती है, हाईवे पे घूमती है और एक्सीडेंट होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि नंद किशोर गाँव जो है वहाँ पे 16,000 गायें हैं, उसमें बहुत सारी गायें एक्सीडेंटल हैं और उनके पाँव वो है। यही मैं कहना चाहूँगी, इससे आगे बहुत ज़बरदस्त टूरिज़्म पे भी फ़र्क आएगा। जी रमेश जी, आप क्योंकि ये पर्यटन का क्षेत्र है, होटल जो लोग बाहर से, आपने कहा अभी बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पर होटल व्यवसाय कर सकते हैं, क्या उनको भी कोई सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, और किस तरह से ये संभव हो सकता है? वैसे सरकार की तरफ से सारी सुविधा यहाँ पर मिलती हैं, और मैं तो कहता हूँ राजस्थान अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बन गया है। यहाँ पर यूँ जो भी इन्वेस्टर्स जो भी बाहर से आते हैं सारी सुविधाएं मिलती हैं। बट स्पेशली मैं होटल एज ए होटलियर मैं यहाँ पर कुछ स्किल डेवलपमेंट के कुछ ऐसे कुछ लोग आगे आए हैं, ताकि यहाँ सिरोही ज़िले के
जो आम लोग हैं उसमें से हम उनको ट्रेन करें, और ट्रेन करके स्पेशली होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी उनको सेट करें यहाँ पर। और जॉब के लिए मैं तो चाहता हूँ, मैं तो NRI हूँ, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ लोग आगे आएँ और उनको ट्रेन करें। मैं कहता हूँ विदेशों के अंदर हम उनको भेजें यहाँ से ट्रेन करके, उसके लिए भी हम तैयार हैं हूँ। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमें यहाँ पर जो देखने को मिला है, क्योंकि हमारे पास में करीबन यहाँ पर 300-350 एम्प्लॉय यहाँ पर है, और हमें जैसे किसी भी टाइप के हमें एम्प्लॉय चाहिए तो हमें मतलब यहाँ लोकल मिल नहीं पाते हैं। और हमारा मेन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर लोकल लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, तो ये हमारा ये रहता है। तो इसके लिए कुछ संस्थाओं को भी आगे होना पड़ेगा, और सरकार की तरफ से भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ और फोकस करना पड़ेगा। और कोई लोग आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार को उनको प्रमोट करें, उनको मतलब उनको सपोर्ट करें ताकि ऐसे कुछ शुरू होए। और यहाँ पर स्पेशली ये जो आबू रोड है, ये आबू रोड सिरोही जिला स्पेशली ये इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर मार्बल का आप ग्रेनाइट सब जानते हैं, यहाँ पर उनको भी स्किल लोग चाहिए उनको काम करने के लिए। तो ऐसे कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर ओपन होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन सर एक स्वदेशी जो आप उसको अपना भी रहे हैं, उस पर कार्य भी कर रहे हैं, उसको भी एक बार जानना चाहेंगे। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैंने एक अभियान चलाया है, स्वदेशी अपनाओ भारत को समृद्ध बनाओ यूँ। और मैंने एक्चुअली जब से ये अभी हुआ ना, ये टैरिफ का वार चल रहा था टैरिफ के बारे में, तब मोदी साहब देखो रात दिन चिंता करते हैं, भारत की चिंता करते हैं। और जब उन्होंने वहाँ से बोला कि स्वदेशी अपनाओ, तो हमारा सबका फर्ज बनता है हम हर व्यक्ति संकल्प लें कि हम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने हमारे यहाँ पर 2-3 लोगों को हमने एक टीम अपॉइंट किया यहाँ पर यूँ। हमारे जो भी यहाँ पर गेस्ट रुकते हैं उनको एक फॉर्म बाकायदा फिलअप किया जाता है, संकल्प पत्र एक्चुअली यूँ, कि आज के बाद में हम भारत में निर्मित या भारत में बनाई हुई चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये संकल्प पत्र भरते हैं और उसके बाद संकल्प पत्र इनका यूँ। आज भी यहाँ पर पीछे एक स्टॉल लगा रखा है, सभी से मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ से निकलने के बाद में संकल्प पत्र भर के जाएँ कि कोई भी विदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया हम यूज़ करेंगे। सर एक बहुत अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं, उसका जिक्र आगे भी करूंगी, लेकिन वीरेंद्र जी आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे। यहाँ वनवासी बहुत ज़्यादा हैं और ज़रूरत है कि अवेयरनेस हो। एक जो सर ने भी जिक्र किया कि अगर आपको काम चाहिए तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहीं के लोग जो हैं काम करें, तो ये अवेयरनेस का पॉइंट उठता है। अब कैसे ये अवेयरनेस हो सकती है? अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो समाज को जागरूक करना पड़ता है। व्यापारी वर्ग जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमारे जिनके भी प्रतिष्ठान या होटल व्यवसाय है और अन्य प्रकार के जो माइनिंग से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उसमें नाबालिग बच्चों को अपने यहाँ पे नहीं रखें। ये कानूनी रूप से भी एक बाध्यता है जिसका पालन करना चाहिए। और जब समाज अनुशासन का अनुसरण करेगा तभी इस सामाजिक बुराई का अंत हो सकता है। इसलिए समाज को पहले जागरूक होना पड़ेगा। और थोड़े बहुत जो लालच रहता है कि कम पैसों में जो बच्चे मिल जाते हैं, कम खर्च में कम वेतन देना पड़ता है, तो वो जो प्रवृत्ति जो है वो सक्षम लोगों को अपने आप को उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र रहा है गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, माइनिंग के काम ज़्यादा है, खेती के काम ज़्यादा है, होटल व्यवसाय, और होटल व्यवसाय होने के कारण से टूरिस्ट भी आता है। तो वो जो बाल श्रम के बच्चों का जो उपयोग करते हैं यहाँ से गुजरात की बॉर्डर की होटलों से लेकर माउंट आबू तक का, इसलिए अवेयरनेस से सरकार भी प्रयास कर रही है, हम सब भी उसके प्रति जागरूकता अपनावें और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको हम शिक्षा से जोड़ें, उनको संस्कार से जोड़ें। ये हम सब का भी प्रयत्न होना चाहिए और जागरूक जो समाज है उसके में हम सबको आगे आना चाहिए। यही जागरूकता ही उसका एकमात्र समाधान है। कानून का पालन करना चाहिए लेकिन कई बार नहीं हो पाता, लेकिन जब समाज जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा। सर समाज जागरूक होना या कहें कि सामाजिक बुराई जो है वो खत्म हो सकती है शिक्षा से। क्या शिक्षा, बाल श्रम भी एक तरह से देखें कि अगर शायद शिक्षा हो तो ये बाल श्रम जो है उसमें भी कमी आ जाए। अगर मैं सिरोही की बात करूं, यहाँ पर शिक्षा को लेकर किस तरह से आप दर देखते हैं? लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें, यहाँ एक बच्चे की ही बात कर लेते हैं, कितना शिक्षा यहाँ पर है और कितनी अभी ज़रूरत है?
शिक्षा से पहले अछूता क्षेत्र था, बहुत कम शिक्षा में बालिका शिक्षा तो बहुत शहरी क्षेत्र को छोड़ के बालिका शिक्षा नगण्य थी। लेकिन जैसे जैसे अब जागृति आई है और पिछले 10 वर्षों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने जो एक संकल्प लिया और आदिवासियों के लिए विशेष करके जो राजस्थान की भाजपा सरकारों ने और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने जो नई योजना लाई और बालिका और बच्चों को पढ़ने के लिए जो छात्रावास हुए और हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कल्याण आश्रमों के माध्यम से, वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से और एकल विद्यालय के माध्यम से इस वनवासी अंचल में जिस तरह से शिक्षा से जुड़ा है और एक संकल्प के साथ में और श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ में और इस आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो काम किया है, उस वजह से आज बहुत जागृति भी आई है। और सरकारों ने भी अभी पिछले 4 दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की, उसमें शिलान्यास किया है वनवासी बच्चों के लिए, वनवासी अनुसूचित जाति बच्चों के लिए और ओबीसी बच्चों के भी छात्रावास के लिए बने। इस आबूरोड क्षेत्र में भी बाहुल्यता होने के कारण यहाँ भी छात्रावासों का यह और अब बच्चे पढ़ भी रहे और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जैसे हमारे विधायक जी भी है, जनप्रतिनिधित्व का भी बड़ी भूमिका रही है बच्चियों को आगे बढ़ाने में, बालिका शिक्षा में, और उसका समाज में बहुत असर भी दिख रहा है। उषा जी, जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है, अगर हम आम ज़िलों की बात करें, हालांकि अभी सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जब हम वनवासी इलाकों की बात करते हैं, वहाँ आप कैसे देखती हैं? क्या अभी बहुत ज़्यादा दरकार है नारी सशक्तिकरण की, जागरूक करने की, और शिक्षा को भी एक इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर नारी जो है वो शिक्षित होगी तो फिर परिवार भी शिक्षित होता है, समाज भी शिक्षित होता है। जी, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद आबू रोड में पली बड़ी हूँ, मेरी खुद की स्कूलिंग आबू रोड में हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल होके, एक छोटे शहर से होके यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बालिकाएँ हैं जो बहुत आगे आ सकती हैं। तो शिक्षा की इम्पोर्टेंस तो कोई नकार नहीं सकता, उस पर ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है ही। उसके अलावा मुझे लगता है कि रोज़गार देना महिलाओं को, क्योंकि आज कोई भी महिला अगर स्वावलंबी बनेगी तो वो अपने बच्चों को और अपने बाकी के लोगों को भी बहुत प्रेरित करेगी। तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी हमेशा ये कोशिश रही है, जैसे भारत के जो पारंपरिक व्यंजन है, एक जो कुकिंग की, खाना बनाने की जो कला होती है, वो एक औरत को तो बहुत, आई थिंक बहुत नेचुरल सी उसके अंदर इंस्टिंक्ट होती है, स्वाभाविक तौर पे वो एक अच्छी कुक होती ही है। उस चीज़ को, उस कला को आगे बढ़ा के ऐसी ऐसी चीज़ें उनसे बनवा के हमें उसे एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है और उनको ये बताना है कि आप चाहे आप बहुत ज़्यादा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ साथ में आना है। जैसे आप एक लिज्जत पापड़ का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। तो इस तरह का एक संगठन बनाना, उन्हें साथ में लाना, क्योंकि एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो आगे हाथ सिर्फ हमें उनका पकड़ना है, उसके आगे सफ़र बिल्कुल आसान हो जाएगा। गीता अग्रवाल जी, मैम, पर्यटन की जब बात करते हैं, ख़ास तौर पे ये नगरी जो है पर्यटन के लिए ही जानी जाती है, कितना विकास अभी तक हो गया है, कितने की दरकार है? अगर आप इसे बजट भी जोड़ सकें जो राजस्थान सरकार ने दिया था, उसको किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली माउंट आबू में कई सालों से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अभी बहुत अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छा बजट हमारे ये जो लुम्बाराम जी सर हैं उनके कारण जो डैम बनने के लिए भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं, गुलाबगंज रोड बनने के लिए भी करोड़ों रुपए का उन्होंने कराया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कराया है। ज़बरदस्त काम शुरू होने वाला है, हो रहा है। लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट के लिए वहाँ अच्छी होटल्स भी आनी ज़रूरी है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ मिल सकता है लोगों को। वहाँ की प्रकृति के हिसाब से फ्रूट्स भी और काफ़ी वेजिटेबल्स भी करी जाती है कि जो बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। हमने हमारे फार्म पे आवाकाडो लगाया, एक ही पेड़ पे 290 करीब आवाकाडोज आए हैं कि दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एजुकेशन लीड्स द नेशन, और इस तरह से डेवलपमेंट जो होता रहेगा, अच्छी होटल्स आएगी। अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो उदयपुर की तरह माउंट आबू बहुत ज़बरदस्त डेवलप
होने जा रहा है અને उसके लिए हम राजस्थान गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद जी। आपने मैम क्योंकि एयरपोर्ट का जिक्र किया, क्या सड़कों का जाल जो है अभी और बिछना बाकी है, बिछना चाहिए? और रेल, बस और एयरपोर्ट जो आपने हवाई जहाज का, क्या उसे और कनेक्टिविटी की ज़रूरत है? कनेक्टिविटी में रेल तो मतलब पॉसिबल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। बसेस के लिए थोड़े जो रोड्स होते हैं वो वाइडन होने चाहिए। અને एक बेस्ट मतलब पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है थोड़ी सी, वो होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अभी मोदी साहब ने जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी मंदिर है, जर्जरित मंदिर है, उनका मतलब कि बहुत अच्छे से वो होना चाहिए डेवलपमेंट, वो स्टार्ट किया है। तो माउंट आबू में जो रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर में जो 700 साल पुरानी एक राम मंदिर, इकलौते राम मंदिर है, जो पूरी इंडिया में 2 ही जगह है, एक जम्मू में है और एक माउंट आबू में है। तो जो अगर उस रघुनाथ मंदिर का विकास करा जाए तो जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाते हैं, और ये माउंट आबू में जो 35 लाख टूरिस्ट आता है पर ईयर, उनको भी ये चांस अयोध्या मंदिर जाने की बजाय यहीं राम मंदिर के दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं, और टूरिस्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, टूरिज़्म भी बढ़ सकता है। और बाकी इस तरह से थोड़ा सा रोपवे है, जो गौमुख है, जो नीचे जाते हैं वहाँ पर राउंड द ईयर पानी कहाँ से आता है आज तक पता नहीं चला। तो उसका इस तरह से उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट करा जाए, वहाँ नीचे उतरने के लिए भी करा जाए तो बहुत ज़बरदस्त होता है। जो दिलवाड़ा मंदिर है, जो दिलवाड़ा मंदिर वर्ल्ड फेम है, वर्ल्ड मैप पर है, तो उसका भी मैं जिक्र करूँगी कि थोड़ा उसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। और वहाँ एक लेवल में थोड़ी सी फोटोग्राफी स्टार्ट करी जाए कि जिसके कारण फॉरेनर्स नहीं आते हैं, तो वो भी थोड़ा शुरू करा जाए। तो इस तरह से माउंट आबू तो हमने कई राजस्थान के, कई बाहर के स्टेट के भी जो हिल स्टेशन देखे हैं, पर माउंट आबू का जो हिल स्टेशन है इतना ज़्यादा विकसित है, इतना ज़्यादा विकास और करा जा सकता है। और जो ये 2 स्टेट के बीच में एक ही माउंट आबू हिल स्टेशन है, उसका गुजरात, MP, राजस्थान और ये सभी को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी सर कुछ कहना चाह रहे थे। आपने सड़कों का जिक्र किया। बहुत वर्षों पहले एक प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, तो उस भारतमाला प्रोजेक्ट अभी कागजों में है, लेकिन वो यथार्थ में अभी नहीं उतर पाया। हमारे सांसद भी यहाँ विराजमान हैं, मैं उनका भी यहाँ इस मंच के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि माउंट आबू गुरु शिखर से गांधीनगर तक का वो भारतमाला एक प्रोजेक्ट उसका तैयार है, लेकिन उसको धरातल पे लाने का, अगर वो बनेगा तो माउंट आबू के लिए और बड़ा एक टूरिज्म का हो जाएगा। और चूँकि माउंट आबू इस गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, 1956 तक गुजरात में था और 56 के बाद में राजस्थान में आया। तो एक टूरिज्म का जो सर्किट बनता है, माउंट आबू, नाथद्वारा, राणकपुर, उदयपुर, चित्तौड़, ये एक पूरा सर्किट है। अगर राजस्थान सरकार इसको टूरिज्म सर्किट में अगर ले लेती तो सिरोही जिले में बहुत बड़ा एक काम हो सकता है। इसलिए इस पर, इस मंच के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी मैं इस विषय को रख रहा हूँ कि इसको टूरिस्ट सर्किट को आगे बढ़ाया जाए और राजस्थान सरकार के ये ध्यान आपके चैनल के माध्यम से लाया जाए कि माउंट आबू को टूरिस्ट सर्किट में जोड़ा जाए। रमेश जी सर, क्या आप गीता मैम की और वीरेंद्र सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल होना चाहिए। और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय सांसद लुम्बाराम जी जो रात दिन इस सिरोही जालोर के लिए लगे रहते हैं। एक्चुअली कभी कभी जैसे बात होती है तो वो खुद बोलते हैं कुछ ऐसा बताओ कि सिरोही और जालोर के अंदर डेवलपमेंट कैसे किया जाए और यहाँ के लोगों के लिए काम में आ सके, ऐसे योजना हो तो बताओ, यूँ चला करके यूँ। मतलब इतने डायनेमिक हैं। और अभी एक जैसे एक एयरपोर्ट का, यहाँ आबू रोड के अंदर एयरपोर्ट की, क्योंकि ये जो माउंट आबू है, माउंट आबू वर्ल्ड टूरिस्ट मैप के अंदर आता है वाला यूँ। तो जो भी आना चाहते हैं तो उनको क्या है कि इधर उदयपुर और अहमदाबाद उनको लैंड करना पड़ता, भाई बाइक कार आना पड़ता यूँ। तो यहाँ पर हमारे सांसद महोदय इसके लिए लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उनके जो प्रयास कर रहे हैं, बोले ला के रहूँगा मैं, और सरकार से लड़ना पड़े तो लड़के भी लेके आऊँगा यूँ। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी सांसद साहब खुश देंगे इसके लिए।
और ये सर लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे देवासी सर हों, चाहे वो लुमाराम जी हों, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि कैसे संसद में भी अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहें कि हमें अगर पानी चाहिए, अगर घोषित हो गया डार्क जोन तो हम ये नहीं सह सकते, हमको पानी चाहिए। जी, अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल डिस्कशन के लिए। देखिए, विकास की बात हुई है, क्या कुछ और डेवलप हो सकता है उसका जिक्र किया है, आगे भी ये जिक्र जारी रखेंगे, लेकिन अभी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों